हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपेक्स इंस्टीट्यूट की इतिहास वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज हम लोग एक नए वंश की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, क्या नाम है बेटा? खिलजी वंश। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर 1320 तक था। अब इसमें हम लोग और क्या बात कर सकते हैं? ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं इससे। बात यह है कि जो खिलजी वंश है इसमें शासक कितने आए। तो देखिए इधर आपने पिछली वाली क्लास में देखा था, गुलाम वंश मैंने आपको पढ़ाया था। गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? कैकुवाद, जिसको कैमूर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और जलालुद्दीन खिलजी जो था, कौन बेटा? नाम बताया मैंने आपको, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने अपना राज तिलक कहाँ करवाया था? तो किलोखरी के महल में करवाया था। किलोखरी के महल में। अब इसने अपना राज तिलक करवाया और कब करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1290। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना किया था। किस वंश की? खिलजी वंश की स्थापना किया था बेटा। कौन से वंश की? तो खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। और अपना राज तिलक कहाँ करवाया? किलोखरी के महल में। और कब करवाया? तो जून 2090 में कराया। ठीक है, सॉरी 1290 में। अब क्वेश्चन इससे और क्या क्या आ सकते हैं? देखिए इधर बहुत सारे क्वेश्चन इतिहास में केवल सुनने वाले होते हैं, लिखे नहीं जाते हैं। आप सुनिए, सुनने का काम करिए, लिखिए भले ना आप, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं, सुना नहीं जाता, उनको याद ही करना पड़ता है सीधा सीधा। ठीक है, तो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाने जाते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना किया और अपना राज तिलक कहाँ करवाया? किलोखरी के महल में। जब कहा जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी जो एज थी, बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत वृद्ध थे। तो वृद्ध थे इसलिए ये युद्ध पर इतना ध्यान नहीं देते थे। हाँ, इनका एक भतीजा था और सेनापति भी था और बाद में दामाद भी बना। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध किए। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए जरा, किस तरह से आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में युद्धों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनकी एज जो थी वो काफ़ी थी। ठीक है, वृद्ध थे इसलिए ये ज़्यादा युद्धों पर ध्यान नहीं दिए। हाँ, इनका सेनापति जो था सबसे ज़्यादा युद्ध किया। ठीक है, दूसरी बात सुनो जरा, इनके शासनकाल में जो सैनिक कभी कभी विद्रोह कर देते थे और उन विद्रोहों पर कोई दंड नहीं दिया जाता था, दबा दिया जाता था। कहते थे ठीक है, भड़क जाती है सेना कभी कभी, लेकिन उसको कभी दंड देने की बात नहीं की गई। और इसी का फायदा किसने उठाया? अलाउद्दीन खिलजी। कहानी समझिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका फायदा उठाया और इनसे बिना पूछे 1292 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया बेटा। कहाँ पे? मालवा पर आक्रमण। इसको अच्छे से सुन लेना। मालवा पर आक्रमण कब किया? 1292 में आक्रमण किया। और कहा जाता है मालवा साम्राज्य को इसने विजित किया और भयंकर वहां पे लूटपाट किया। और इतनी लूटपाट किया, और लूटने के बाद जब ये अपने साम्राज्य लौटा, दिल्ली साम्राज्य, तो जब उतना सोना चांदी सब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देखा तो फिर इस पर ज़्यादा विश्वास करने लगे। ठीक है, और कहा जाता था इन्हीं के नेतृत्व में शासन पद्धति को भी चलाने लगे थे। लेकिन जो इसके बाद आक्रमण था वो 1290 में था। कब था बेटा? सॉरी, इसके बाद आक्रमण इसने कहाँ किया? तो 1296 में था। और इसने 1296 में कहाँ आक्रमण किया? तो देवगिरी पर। कहाँ पे बेटा? देवगिरी पर आक्रमण किया। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जो देवगिरी है वो कहाँ है? दक्षिण भारत में है। अगर पूछा जाए, इतिहासकार खुद पूछते हैं, क्वेश्चन आपके बनते भी हैं कि जो देवगिरी है ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है। क्वेश्चन आप कैसे बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि वो प्रथम शासक कौन है जिसके शासनकाल में सबसे पहले
मैं यहाँ पे कई पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, आप इसको भी आप नोट करिए। मैं नोट बनाता हूँ इधर, और आप इसको आप हमेशा ध्यान में रखना कि पहला, लिखो जरा, पहला शासक, पहला शासक, पहला शासक जिसके शासनकाल में, जिसके शासन काल में दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ, तो वो पहला शासक कौन है जिसके शासनकाल में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया? तो उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और आपसे पूछा जाए कि ये सबसे पहला आक्रमण किया किसने था? पहला आक्रमण किया किसने? पहला आक्रमण किया किसने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत जाता था, लूटता था और चला आता था, जैसे गजनवी था। लेकिन क्वेश्चन आपसे अगर बन जाए कि दक्षिण भारत साम्राज्य को उत्तर भारत साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल में मिलाया गया पहली बार, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे, देखिए इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत साम्राज्य को आप नोट करिए बेटा, दक्षिण भारत साम्राज्य को उत्तर भारत साम्राज्य में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में मिलाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे सबसे पहले किसके शासनकाल में यहाँ पर मिलाया गया? मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूँ, जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया था, आपको यहाँ पे लिखना है सर्वप्रथम के काल में हुआ। अब ये तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इसको आपको यहाँ पे भरना है। थोड़ा सा आप भी भरेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत साम्राज्य को उत्तर भारत साम्राज्य में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में मिलाया? तो जो तुगलक वंश का संस्थापक था उसके शासनकाल में मिलाया गया, आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है बेटा। आइए जरा हम लोग बात करते हैं, जब कहा जाता है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, और देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद जब ये वहाँ से लौटा तो कहा जाता था कि ये गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। और गंगा नदी ये दिल्ली है, और ये दक्षिण भारत साम्राज्य है। दक्षिण भारत साम्राज्य समझिए इसको। कहा जाता है कि इस बार धोखे से मारा था। अब देखो इधर क्या था, इधर था ये कि दक्षिण भारत से कौन जा रहा है? तो ये जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, और इनके पीछे पूरी सेना खड़ी हुई है। और इधर दिल्ली में कौन है? तो इधर हैं आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्योंकि पूछा नहीं था देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए, तो डर रहा था और बहाना बनाया कि हमारे पास धन बहुत है, हम धन लूट के बहुत आ रहे हैं, आप हमसे मिलने गंगा नदी के तट पर आप आइए। तो इनके जो गुप्तचर विभाग था, इनका गुप्तचर विभाग, इन्होंने मना किया कि ये चालाक टाइप का है अलाउद्दीन खिलजी, ये धोखा दे सकता है आपको। लेकिन कहा कि ये तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा ये तो मेरा दामादी है, तो ये धोखा कहाँ से दे देगा? ये मेरा सेनापति है, ये कहाँ से दे देगा? और ये मेरा भतीजा भी तो है, ये कहाँ से दे देगा हमको वो धोखा? और बिना गुप्तचर विभाग के ही और सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। और कहा जाता है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, या कह सकते हो अपने ससुर का पैर छूने के लिए बढ़े, और उसने अपने सैनिकों को एक संदेश में बात कही, और उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक ही बार में हत्या कर दी। और इस तरह से कूटनीति से, किससे? कूटनीति से, जो वो था कौन? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, कूटनीति से उसने क्या किया?
वो दिल्ली का शासक बन गया, अर्थात दिल्ली का सुल्तान बन गया बेटा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने गद्दी को कैसे हासिल किया। तो गद्दी को हासिल करने के लिए उसने अपने चाचा, अपने ससुर, ये सब एक ही हैं, तो चाचा अथवा ससुर इनकी क्या कर लिया था, हत्या कर दिया था, और इस प्रकार वो दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, इस प्रकार वो दिल्ली का क्या बना बेटा, सुल्तान बना। तो अगली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, हम लोग अगले पेज में जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेकर 1316 तक गद्दी पर बैठा था। देखिए इधर, इसने अपना राज तिलक कहाँ करवाया, राज तिलक, तो क्वेश्चन आता है कि राज तिलक कहाँ करवाया था। ये अपने ही द्वारा बनाए गए लाल महल, या कह सकते हैं लाल महल तो किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। ठीक है, तो लाल महल में अपना राज तिलक करवाया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये राज तिलक कब हुआ था इसका, तो ये हुआ था 1296 में अपना राज तिलक करवाया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा और बैठते ही अपनी शासन व्यवस्था को इतना सघन बना दिया कि इतिहास के पन्नों में इसका नाम उल्लेखित किया जाता है। ठीक है बेटा, कैसे किया जाता है आप सुनिए जरा मेरी बातों को। जैसे ही बैठा तो साम्राज्य की सारी व्यवस्थाओं, क्योंकि ये पहले से देख चुका था कि राजपाट में क्या क्या हो रहा है, सैनिक कैसे गतिविधि कर रहे हैं, उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको पहले से एकता प्रणाली जो चली आ रही थी वैसी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, तो उसने बहुत सारी अपनी साम्राज्य शासन व्यवस्था को चेंज कर दिया। अब चेंज क्या किया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंज किया। देखिए इधर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्य व्यवस्था को चेंज किया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साम्राज्य व्यवस्था। क्या लिखेंगे, साम्राज्य व्यवस्था। अब साम्राज्य व्यवस्था में उसने कौन कौन से नए नए नियम लगाए, तो हम लोग एक साथ इसको सब पढ़ेंगे। तो देखिए इधर चरी और घरी कर लगाया था इसने, कर। ठीक है, इसने जजिया जकात लगाया था, जजिया जकात पहले से जो लगा था उसको और सदन बना दिया। इसने खुम्स और खराज लगाया था। क्या बेटा, मैंने बताया आपको, खुम्स और खराज, खराज। ठीक है, इसने और क्या लिखा है, इसने सैनिकों और घोड़ों का हुलिया लिखना स्टार्ट कराया, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया लिखना शुरू किया। ठीक है, कहा जाता है घोड़ों को दागने की व्यवस्था थी। इसने और क्या किया, तो बहुत सारी इसने व्यवस्था को, जैसे इसने जो है सैनिकों को नगद वेतन स्टार्ट किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसने स्थायी सेना भी रखी अपनी, पहले ढूंढना पड़ता था, स्थायी सेना इसने रखी। किसने रखी, तो साम्राज्य व्यवस्था को सरल बनाने के लिए इसने बहुत सारे काम किए थे। देखिए इधर क्या क्या है, जैसे चरी और घरी कर। अब ये चरी और घरी कर मैं यहीं पे आपको सब बता दे रहा हूँ कैसे कैसे कर थे। चरी कर कैसा था, तो ये चारागाह हुआ करता था जहाँ पे जानवर चरने जाते थे, अगर वहाँ चरने गए तो एक टैक्स देना पड़ेगा। घरी कर क्या है, घरों की सुरक्षा व्यवस्था, घरों की सुरक्षा व्यवस्था। अगर ये राज करेगा तो फिर उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। जजिया और जकात कैसा था, तो जजिया आपको पहले से पता है कि ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम कर था ये। और ये कैसा था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये धार्मिक कर था बेटा। कैसा था, धार्मिक कर था। और इसको देता कौन था, तो इसको मुसलमान समुदाय के लोग देते थे बेटा। कौन देते थे, मुसलमान समुदाय। तो मुसलमान जो समुदाय के लोग थे वो देते थे। कितना देते थे, तो 2.5%, या आप कह सकते हो अपनी कमाई का 40% हिस्सा जकात के रूप में ये दिया करते थे। और ये कौन देते थे, तो ये जितने हिंदू थे अर्थात गैर मुसलमान जो थे वो कर देते थे। सैनिकों को नगद वेतन देना कौन स्टार्ट किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। कैसे दिया था, तो जो एकता प्रणाली थी, साम्राज्य व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया था, तो उसको जो है इसने जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया, अर्थात उसको राज्य की सीमा में बना दिया। और
उसके स्थान पर इसने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और खुम्स और खराज क्या था? अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, सैनिकों को जब नगद वेतन देना स्टार्ट किया तो वेतन कम था या ज्यादा था? तो वेतन कम था। तो इसके लिए इसने एक व्यवस्था और लगाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार नियंत्रण। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसने बाजार को नियंत्रित भी किया था बेटा। ठीक है, बाजार को नियंत्रित भी किया था, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित भी किया था। इसके लिए बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी। और बाजार में कहा जाता है कि इसके शासनकाल में अगर छोटा सा बच्चा मार्केट पैसा लेके जाता है तो उसको शुद्ध सामान मिलता था, उतना ही नापतोल मिलता था। अगर किसी विक्रेता ने क्रेता से किसी प्रकार की बदसलूकी की या सामान नापतोल में गड़बड़ी की तो अलाउद्दीन खिलजी उसकी चमड़ी तक उधलवा देता था। ठीक है, तो कभी भी उसके शासनकाल में बाजार में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ठीक है, ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। खुम्स और खराज ये भी क्या थे? एक मान लीजिए कि जो खुम्स और खराज था, तो खुम्स का मतलब होता है लूट का माल या लूट का धन। यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसमें क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बंटवारा लगता था। जो सैनिक थे और जो सुल्तान हुआ करता था, अर्थात जो राज्य था, इनके मध्य में बंटवारा होता था। सैनिकों को 1/4 हिस्सा और सुल्तान का 3/4 हिस्सा, ये मिलता था लूट का धन। अगर किसी राज्य से लूट का धन आया है तो उसमें एक बंटवारा था, वो बंटवारा 2 हिस्सों में होता था, सैनिक और सुल्तान के मध्य में। तो सैनिकों को कितना धन दिया गया? टोटल धन का 1/4 भाग, और सुल्तान को कितना मिला? तो 3/4 भाग सुल्तान को मिलता था। लेकिन ये व्यवस्था पहले से नहीं थी। पहले क्या था? 3/4 हिस्सा सैनिकों को मिलता था और सुल्तान को मिलता था 1/4 हिस्सा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखिए साम्राज्य व्यवस्था में इसने एक काम और किया, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया लिखना स्टार्ट करवाया था। ये व्यवस्था किसने सबसे पहले किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसके लिए क्या किया? देखिए इधर घोड़ों और सैनिकों का हुलिया इसलिए लिखाना स्टार्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो सैनिक और घोड़े हुआ करते थे वो बड़े बड़े जब युद्ध हुआ करते थे तो मान लिया भर्ती के समय अच्छा घोड़ा लेके पहुंचे और जब युद्ध की बारी आई तो लंगड़ा घोड़ा लेके पहुंच गए। तो ऐसी व्यवस्था को बंद कर दिया था। किसने बंद किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बंद किया। क्यों बंद किया? जब उसमें मोहर लग जाएगी, सैनिकों पर मोहर लग जाएगी, उसका हुलिया लिख दिया जाएगा और जब युद्ध के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा तो फिर आपको सैनिक और वही घोड़ा लेके आएंगे जिस समय आपकी भर्ती हुई थी। ठीक है, और इसने स्थायी सेना रखना स्टार्ट कर दिया। स्थायी सेना का मतलब होता था कि वो सैनिक वही राजमहल में ही बने रहेंगे। ठीक है, ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या व्यवस्था थी? जब कभी किसी युद्ध का ऐलान होता था तो सैनिकों को ढूंढना पड़ता था। तुम कहाँ हो बेटा? पता लग वो खेती में लगे हुए हैं, उनको बताया जा रहा है युद्ध है, कल परसों में युद्ध होना है, तो वो फिर अपनी तलवार में धार रख रहे हैं। ऐसा नहीं थी। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने उस पहले से देखा था और बाद में अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने एक स्थायी सेना रख दिया और उसमें ये सेना उसके राजमहल में ही बनी रहती थी। अगर युद्ध का ऐलान हुआ तो 24 घंटे अलर्ट सेना रहती थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने युद्ध कहाँ किया। तो हम आते हैं सबसे पहला अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध। देखिए इधर अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में और क्वेश्चन बहुत सारे दमदार हैं। कैसे कैसे दमदार हैं आप सुनिए जरा। अगर पूछा जाए, अभी मैंने आपको बताया था कि 1292 ईस्वी में, ठीक है, 1292 ईस्वी में इसने जो है मालवा पर आक्रमण किया था। और मैंने आपको अभी बताया था कि 1296 ईस्वी में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया। अगर हम बात करें कि इसने और कहाँ पे आक्रमण किया, तो देखिए इधर इसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर इसने कब आक्रमण किया था? तो कहा जाता है कि 1301 में। और 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कहाँ बेटा? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। अब क्वेश्चन आपसे जबरदस्त पूछेगा। अब देखिए मैं इतने ही आपको बता रहा हूं। सबसे पहला देखिए, ये दो युद्ध तो किसके शासनकाल में हुए थे? तो
तो ये तो हुए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। रणथंभौर पर आक्रमण किसने किया? तो 1301 ईस्वी में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहा जाता था कि ये जो राजपूत शासक थे उनको उसी स्थिति में छोड़ दिया था जिस स्थिति में अपना राजपाट चला रहे थे। हाँ, ये जबरदस्त आक्रमण था 1303 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां चित्तौड़गढ़ का महल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है मैं आपको ले चलता हूं, देखिए जरा कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूं, यहाँ देखिए ये चित्तौड़गढ़ का आक्रमण है, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ का महल है और चित्तौड़गढ़ पर इसने आक्रमण क्यों किया तो इनको आप भली भांति पहचानते हैं। आप बताइए जरा ये कौन है? जैसे इस समय विश्व सुंदरी का एक प्रतियोगिता होती है, तो उस समय के ज़माने में ये प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी, कहानियाँ रची जाती थी। यही है रानी पद्मिनी, जिनको इतिहास में पद्मावती के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले इनकी चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको चित्तौड़गढ़ की कहानी बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो आइए जरा मैं पहले इनकी चर्चा करता हूँ। ये कौन है, कहाँ की महारानी है? तो आपको बताना पड़ेगा ये पद्मिनी है। ये कौन है बेटा? पद्मिनी है। और पद्मिनी जो थी इनको ही क्या कहा गया? पद्मावती। क्या कहा गया बेटा? पद्मावती। अब क्वेश्चन आएगा कि रानी पद्मावती का जो विवाह था, ये बेटा सुनो जरा, मैं अगले पेज में आपको ले चलूंगा, लेकिन पहले आप अगले पेज में ही देख लेते हैं। रानी पद्मावती, तो रानी पद्मावती को पहले पद्मिनी के नाम से जाना जाता था, मैंने आपको अभी बताया पद्मिनी, और इनको बाद में पद्मावत के नाम से या पद्मावती के नाम से जाना गया। अब क्वेश्चन आएगा कि जो रानी पद्मावती थी इनका विवाह कहाँ हुआ? ये कहाँ की राजकुमारी थी? ठीक है, ये राजकुमारी कहाँ की थी? राजकुमारी का मतलब होता है कन्या, और जब विवाह हो गया तो क्या बन जाएंगी? रानी। अर्थात विवाह के बाद क्या बन जाएंगी? रानी। तो रानी तभी बनेगी जब राजा के साथ इनका विवाह होगा। और राजकुमारी कहाँ की थी? तो ये सिंघल प्रदेश की थी। कहाँ की? सिंघल द्वीप की रानी थी। अब ये सिंघल द्वीप कहाँ है बेटा? तो आपको भूगोल में पढ़ाया गया है। सिंघल द्वीप कहाँ है बेटा? तो श्रीलंका में है। कहाँ बेटा? श्रीलंका में है। और श्रीलंका में इनके पापा कौन थे और इनकी मम्मी कौन थी, जो इतनी विश्व सुंदरी रानी पद्मावती का जन्म हुआ? तो इनकी माता जो थी उनका नाम था चंपावती। क्या नाम था बेटा? चंपावती। और जो इनके पापा थे उनका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था बेटा? गंधर्व सेन। इंपॉर्टेंट बातें हैं, मन हो तो लिख लो, नहीं तो बर्बाद तो ये हो। तो गंधर्व सेन कौन थे? पापा थे। और चंपावती कौन थी? पद्मावती की मम्मी थी। अच्छा, जब विवाह हुआ तो विवाह कहाँ हुआ? विवाह कहाँ हुआ? आंसर क्या होगा बेटा? चित्तौड़गढ़। कहाँ हुआ? चित्तौड़। कहाँ हुआ बेटा? चित्तौड़गढ़। कहाँ हुआ बेटा? चित्तौड़गढ़। अब जो राजा थे वो कौन थे? राजा रतन सिंह। नोट कर लेना बेटा, राजा रतन सिंह। और जो ये थी इनका नाम क्या था? महारानी पद्मावती। जब राजकुमारी थी तो किस नाम से जानी जाती थी? पद्मिनी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और यही राजा रतन सिंह और महारानी पद्मावती के नाम पर एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जो पूरी दुनिया जानती है, पद्मावत। आपको बताना ही पड़ेगा, मन हो तो बताओ और ना मन हो तब भी बताओ, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है जो विश्व प्रसिद्ध बनी? ये कहानी के लगभग 300 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? लगभग 300 वर्षों बाद इस पुस्तक को लिखा गया और उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी। आप जबरदस्त क्वेश्चन है, कैसे पता नहीं कैसे क्वेश्चन बन जाए। इतिहास है, इतिहास की तरह पढ़ो, इसमें आपको साइंस नहीं बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जरा फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार नहीं बार बार देखो। ये रानी पद्मावती हैं और इन्हीं रानी पद्मावती की कहानियों को सुनकर
अलाउद्दीन का दिमाग फिरा था। और इन्हीं रानी पद्मावती को पाने के लिए देखिए कितना जबरदस्त आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, और इसी चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहा जाता है कि जब चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण, अब कहानी सुनिए जरा, जबरदस्त कहानी है, पता नहीं क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाए। तो इसी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो राजा रतन सिंह अपना युद्ध की सेना, मतलब युद्ध में भाग लेने के लिए एक सेना लेकर आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, शासक था, उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इसी राजमहल के जस्ट बाहर तंबू लगाकर, राजमहल पूरी तरह से बंद था, पैक था। देखिए इधर, ये देखो इधर, ये बहुत बड़ा जलाशय है, और इस महल में जाने के लिए केवल एक ही गेट हुआ करता था, और उसी गेट के सामने, अब गेट, राजा रतन सिंह तो बंदी बन गए, सेना जब अंदर घुसने की कोशिश किया तो गेट पर था बंद, अब अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि राजा रतन सिंह को जब बंदी बना लिया और यहाँ से गुप्तचर विभाग अंदर आया, तो उसने कहा कि अगर राजा रतन सिंह को एक ही शर्त पर छोड़ा जाएगा, जब रानी पद्मावती खुद अपने पैर से चलकर अलाउद्दीन खिलजी से मिलेंगे, क्योंकि ये वीरांगना थी, ठीक है, और सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी, और एक राजा के यहाँ जन्म हुआ था, तो दिमाग की एकदम तेज थी। तो कहा ठीक है, हम मिलने जाएंगे। तो उस जमाने में जब कोई रानी और महारानी या राजकुमारी किसी से मिलने के लिए जाती थी, तो उनकी दासियां भी उनके साथ जाती थी। तो कहा जाता है कि जब राजा रतन सिंह से जब इस समय बंदी थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना रखा था, और रानी पद्मावती अलाउद्दीन से मिलने के लिए जा रही थी राजा रतन सिंह को छुड़वाने के लिए, तो कहा जाता है इनकी कितनी दासियां थी, तो रानी पद्मावती की लगभग 1600 दासियां थी। कितनी बेटा? 1600 दासियां थी। और रानी पद्मावती अपने पैर से चलने के जाएंगे नहीं, तो इनके लिए एक पालकी की व्यवस्था की गई। क्या बेटा? पालकी की व्यवस्था की गई। और जो ये 1600 दासियां थी, इनकी भी पालकी की व्यवस्था की गई। अब दासियां भी उस जमाने की रानी से कम नहीं हुआ करती थी, और पहली पालकी दासियों की, उसके बीच में रानी पद्मावती, और फिर पालकियां जो थी फिर दासियों की। तो अब इन पालकियों को आपने देखा होगा शादी विवाह में ऐसी पालकी रहती है, और यहाँ पे रानी पद्मावती बैठी हैं, और इनको उठाने वाले 4 कहार। कौन बेटा? 4 कहार, 2 आगे 2 पीछे। ये लगते कि नहीं लगते? बोलो। लगते हैं बेटा। और गाना वही चल रहा था, उठाओ रे डोली चलो कहार। ठीक है। अब ये 1600 दासियां और 1600 और गुणित कितने? ये 4 कहार। तो 1600 गुणित 4 कितना बेटा हो जाएगा? 16 चौको 64। 16 चौको 64 मतलब कितने हो गए जाएंगे? और ये कहार नहीं थी, ये सेना ही थी। तो रानी पद्मावती एक बड़ी सेना, कितना, लगभग 6400 सैनिकों को लेकर पालकी के बहाने गई, और राजा रतन सिंह को कैद से मुक्ति करा लिया, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वहां से मार दिया। लेकिन कहा जाता है कि राजा जो थे, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, लगभग 6 महीने, जब राजा रतन सिंह अंदर चले गए तो लगभग 6 महीने तक इस पूरे किले को घेर रखा। और जब किले के अंदर का खाद्यान्न पदार्थ एकदम नष्ट हो चुका था, अब बाहर से सामग्री जा नहीं सकती थी, चारों तरफ जलाशय था, 3 तरफ जलाशय था इसके, तो रानी पद्मावती ने जौहर व्रत किया था बेटा। ठीक है। कैसा व्रत? जौहर व्रत। ठीक है। तो इसको भी आप सुनिए जरा। जौहर व्रत किया था, और इसी व्रत में इसने अपनी सभी दासियों, कितनी दासियां थी? 1600 दासियों सहित, छोटे छोटे बच्चों सहित अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया था और अपनी हत्या कर ली थी, और राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। तो ये सब कहानियां आपसे एग्जाम में बनती हैं। कैसे बनती हैं? कहाँ की रानी थी, कब आक्रमण हुआ था? तो इस तरह के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मावती को नहीं पाता है तो इतना गुस्सा हो जाता है। अब जिसके लिए 6 महीना इंतजार कोई करे और एकदम से ना हो जाए तो कितनी गुस्सा लगेगी? आप बताना कमेंट्स बॉक्स में, कितनी गुस्सा आपको लगेगी। ठीक है। तो जब गुस्सा लगा तो इसने पूरे चित्तौड़ को कत्लेआम कर दिया, पूरी चित्तौड़ को नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद वो पूरी चित्तौड़ जो थी वो एकदम मतलब क्या हो गई? नष्ट हो गई, और कत्लेआम कर दिया। तो खून की नदियां बह गई थी। और बाद में यही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े बेटे खिज्र खां के नाम पर इसी चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। तो क्वेश्चन एक आता है कि चित्तौड़गढ़ पर
अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो 1303 ईस्वी में किया था। काहे के लिए आक्रमण किया था? तो रानी पद्मावती के लिए किया था। अब रानी पद्मावती की कहानी मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी रानी पद्मावती। कौन थी? तो राजकुमारी। कहाँ की थी? सिंघल द्वीप की थी। सिंघल द्वीप कहाँ है? श्रीलंका की रहने वाली थी। गर्दन सर पिताजी का नाम था, चंपावती माता का नाम था। इनका विवाह कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। और राजा रतन सिंह कौन थे? तो इनके पति थे। पद्मावती कौन थी, कैसे इनकी मृत्यु हुई, कैसे क्या क्या हुआ था, सब कहानी आपसे मैंने आपको बता दिया है। और फिर आते हैं हम अगले टॉपिक में। फिर आइए जरा, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, बहुत सारी बातें बता दिया। ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब बताइए जरा, इनकी तस्वीर देख लीजिए, और मैंने अभी आपको रानी पद्मावती की तस्वीर दिखाई थी। कभी मेल खाती है क्या? कभी नहीं मेल खाएगी। इसीलिए सब क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त हैं। और आते हैं अगले उसमें टॉपिक में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे साम्राज्य में शराब सेवन पर प्रतिबंध कर दिया था। बेटा किसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको भी आप नोट करिए, अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। बाद में इस प्रतिबंध को इसको हटाना पड़ा। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपके लिए है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये सिकंदर जैसा बनना चाहता था। किसका? सिकंदर जैसा बनना चाहता था। लेकिन इसका एक दोस्त था, उससे समझाने पर इसने जो है अपना ये दृढ़ संकल्प त्याग दिया था। क्वेश्चन एक और आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका नाम था मुबारक खिलजी। क्या नाम था बेटा? मुबारक खिलजी। अब क्वेश्चन आएगा कि मुबारक खिलजी जो था ये गद्दी पर कब से कब तक विराजमान रहा? तो ये 1316 से लेकर 1320 तक रहा। अब मुबारक खिलजी जो था ये अय्यासी प्रवृत्ति का था, बिलासी प्रवृत्ति का था, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलासी प्रवृत्ति। तो जो बिलासी प्रवृत्ति का होता है बेटा, वो साम्राज्य पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। कहा भी जाता है कि ये कभी कभी नग्ना अवस्था में ये राजमहल में आ जाता था और उछला कूदा करता था। और इसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? खलीफा। अर्थात कहा था कि जिसको खिल्लत लेनी है मेरे पास आए, बगदाद के खलीफा के पास नहीं जाना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन सा सुल्तान है जिसने अपने आप को स्वयं को पैगंबर मान लिया था, खलीफा मान लिया था? तो इसका नाम है मुबारक खिलजी। इसने अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी शासन व्यवस्था थी, उसने जितने भी कानून बनाए थे सब नष्ट कर दिया और एकदम अय्यासी प्रवृत्ति के जैसा जो है शासन प्रवृत्ति को चलाने की कोशिश किया। बाद में इसी के सेनापति ने इसकी हत्या कर दिया और खिलजी वंश का समापन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। मैंने आपको आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सब प्रकार के पढ़ा दिए हैं। और कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे जिसका नाम है तुगलक वंश। क्लास कैसी लगी आपको बताना है, ठीक है। धन्यवाद।